में देख रहे थे सिंबल्स के बारे में, थोड़ा सा उसमें आगे पहले करते हैं। और आप लोग क्लास बता चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज होंगे, है ना? तो वो कल के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज दिया जाएगा, ठीक है ना? सैटरडे संडे सब तैयार रहना पहले से। अच्छा, टर्म्स था सिंबल्स, है ना? एटम्स पहले बताया था मैंने। एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सिंबल कहते हैं, है ना? ठीक है। एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एन एटम लिखवाए थे सब, क्या तो लिखवा दिए थे? इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जैसे हम कह रहे थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब सिंबल्स हैं जो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। वन एटम हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। सल्फर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को ऐसे, मैग्नीशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? अब मॉलिक्यूल की बात रही तो मॉलिक्यूल भी समझा चुके थे वो क्या होता है। द मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं फार्मूला। क्या बोलते हैं? फार्मूला, ठीक है ना? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फार्मूला। लिखवा दिए थे, जरा लिखवाए थे, बात है उसे फेयर करोगे, पूछेंगे, याद रहेगा कि आप लोगों को जो लिखा रहा हूं ये मैं पूछूंगा, इसे याद कर लेना होगा, याद रखना, ठीक है? तो ध्यान दो जरा, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा चुके थे आपको कि अच्छा एटम क्या था? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है? एन एटम may have independent existence like that of inert gases or may not have independent existence. Except for, the inert gases, atoms of other elements do not have independent existence, ठीक है ना? और an atom is represented by a symbol, बता चुके हैं आपको। अब मॉलिक्यूल में बताया था मैंने आपको कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। एलिमेंट का भी एक हो सकता है और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, which is capable of independent existence। देखो जरा, जैसे हाइड्रोजन का ये एटम हुआ, ये सिंबल हो गया। हम मॉलिक्यूल की बात यदि करें तो ये H2 होता है, O2 है, S8 है, इसका तो CaMg होता है, ठीक है? ये फास्फोरस का P है, यहाँ P4 होगा, आप देख रहे हो आप? तो ये मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है? तो one molecule of hydrogen is consist of two atoms of hydrogen. One molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen. One molecule of sulfur contains 8 atoms of sulfur. मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला, एटॉमिक फार्मूला सेम होता है, ठीक है ना? तो ये एटॉमिक फार्मूला ही से रिप्रेजेंटेड होता है। तो मैंने बताया आपको, ध्यान दो जरा, कि यदि किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख रहे हो, किसी एलिमेंट का यदि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हो तो आइडेंटिकल एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे इसमें H 2 H आया है, ये कैसे बना है? देखो यहाँ 2H यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर क्या हुआ है? 2 ऑक्सीजन एटम्स आए हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? 8 सल्फर एटम्स आए हैं, है ना? यहाँ पर 4 फास्फोरस एटम्स आए हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। The constituent atoms present in the molecule of an element are identical, याद रहेगा। लेकिन the constituent atoms present in molecule of a compound are different। जैसे बताया आपको water, तो water is a compound and the molecular formula of water is H2O। It consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। Okay, so water contains different types of atoms, atoms of different elements, hydrogen and oxygen। Similarly, you can write down calcium carbonate, CaCO3, CaCO3। तो इसमें क्या आया है? 1 एटम कैल्शियम है, 1 एटम कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपने, ठीक है ना? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स माने जिस एटम से बना हुआ है, इसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हुए। ये हम कहें ऑक्सीजन,
तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स है, 2 ऑक्सीजन एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हुआ, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट समझ गए ना, जिससे बना हुआ है ना, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसे H2 H दो एटम्स हो गया, O2 O2 एटम्स हो गया, S8 देख रहे हो आप 8 सल्फर एटम्स है, P4 4 फास्फोरस एटम्स है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट। जैसे वाटर कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O हुआ, तो इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन का है, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो डिफरेंट हो गया ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एक एटम है, 1 एटम कार्बन का है, 3 एटम ऑक्सीजन का है, तो डिफरेंट एटम्स इसमें आते हैं, समझ। अब देखो जरा आयन, आयन क्या है ना, जानते हो आप, पहले से आयन पढ़े हो? आयन क्या होता है बताओ? An ion is any atom or group of atoms any atoms or group of atoms। इसे फेयर कर लोगे सब एक जगह, देखेंगे हम अगले क्लास में, दिखाओगे हमको, ऑनलाइन होगे तभी भी। which has a net charge, which has a net charge, which has a net charge due to loss or gain of electron, due to loss or gain of electron। सिंपल। ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये देखो आप, हम कहे हाइड्रोजन, तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा चुका है कब? जब पहले ऑनलाइन क्लास हुआ था कुछ वीक पहले तो आइडिया है तुम लोगों को उसका? अच्छा याद दिलाना, पढ़ा देंगे उसको। ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 है ना। चलो हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद, अलग से पढ़ा देंगे बाद में। अभी देखो समझाओ जरा। इसे मान लो हम कहें यदि सपोज करो हम कहें मैग्नीशियम, सिंपल मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना। मैग्नीशियम में एक्चुअल में समझ लो आप कि 12 इसका, अब चलो हम डिटेल पढ़ाएंगे अलग से, हटाओ से। तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। मैग्नीशियम एटम है, अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे अपीयर कर जाएगा, है ना। तो ये बनाता है Mg+2। तो ये Mg क्या है? एटम हुआ। मैग्नीशियम क्या है? एटम। मैग्नीशियम क्या है? एटम। Mg+2 क्या है? आयन। सिंपल। तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बना है, सिंपल। ठीक ऐसे ही हम कहें मान लो क्लोरीन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू बिकम स्टेबल। अनस्टेबल होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ा देंगे, चलो डिटेल पढ़ा देंगे हम। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। ऑक्टेट इसका पूरा होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो डिस्कस करेंगे इसको। तो बनाएगा क्या? Cl-1। क्या बनाएगा? Cl-1, क्लोराइड कहते हैं। तो देखो क्लोरीन का ये सिंबल हुआ एटम, है ना, और ये क्या हो गया? आयन। समझ गए ना। तो एन आयन इज एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which has a net charge due to loss or gain of electron. Due to loss of electron, it has positive charge, and due to gain of electron, it has negative charge. तो ये तो हुआ एटम का एग्जांपल। अब ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जिसे हम कहें यदि NH4+ अमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन हो गया। तो ये NH4+ हो गया, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ले लो NO3-1,
इसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट जो है ना, इन ग्रुप ऑफ एटम्स के एग्जांपल हुआ और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो ये सब आयंस का एग्जांपल हो गया, समझ गया पीछे? ठीक है, हाँ, तो एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ नेट चार्ज इज कॉल्ड आयन। ठीक है, तो ये एटम है, इसमें नेट चार्ज +2 है, तो Mg+2 आयन हुआ। ये क्लोरीन है, इसमें नेट चार्ज -1 आ गया, तो ये Cl-1 क्लोराइड आयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, NH4+ अमोनियम आयन कहते हैं, ये NO3-1 है, इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं। समझ की बात? तो आयन देखो ये बेसिक है केमिस्ट्री का, इसे एकदम याद कर लेना होगा, याद रहेगा ना? ये सिंबल्स भी आपको एक बार याद हो गया तो आपको फ्यूचर में की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको यदि ये याद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हमेशा होगा। समझ गया ना? आपको यदि लेटर से ABCD नहीं आता है तो आप ऐसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, सीधी सी बात है। तो ये लेटर वर्ड्स है केमिस्ट्री का, ये सीखना होगा। ठीक है ना? तो याद कर लो, पूछेंगे भी। ओके, अब देखो जरा कटायन किसे कहते हैं? कटायन। तो ये आयन जो है ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बोला गया कटायन और दूसरा को बोला गया अनायन। ठीक है, यदि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो तो कटायन कहेंगे, और निगेटिवली चार्ज्ड आयन हो तो अनायन कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कटायन। हो गया? द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कटायन। The positively charged ions are called cations. Simple. The positively charged ions are called cations. ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लो आप, जिसे हमने कहा था Mg+2, याद है? सोडियम Na से बनता है Na+1। ठीक है ना? आपने देखा था अमोनियम आयन NH4+1, तो ये सब क्या है? कटायंस है। सिंपल। अब है अनायन। The negatively charged ions are called anions. Simple. The negatively charged ions are called anions. एग्जाम्पल देख लो इसका, समझ आता है? Cl-1 क्लोरीन आयन, बस बस बस, नेगेटिव चार्ज कॉल्ड अनायंस, है ना? इसे O-2 है, N-3 है, नाइट्रोजन का अनायन हुआ। ठीक है, NO3-1 नाइट्रेट हुआ, एटसेट्रा। डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। तो ये हो गया अनायन, समझ गया पीछे? तो आयंस में एक कटायन है जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और दूसरा अनायन है जो नेगेटिव चार्ज आयन है। रेडिकल, 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 और रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। हालांकि एक एटम का भी रेडिकल हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप कहते हो इसे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच बिहेव्स एज एन आयन। एक यूनिट जैसा बिहेव करता है ना? दैट इज अ सिंगल यूनिट, a single unit, that is a single unit that behaves as an ion, that is a single unit, and shows valency, and shows a valency, and shows a valency.
एग्जाम्पल देखो आप, इस हम कहें NH4+, अमोनियम आयन बता रहे थे हम, ये रेडिकल हुआ। ये ग्रुप है एक एटम्स का जिसपे कोई चार्ज है, ये आयन जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेडिकल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल तो बेसिक रेडिकल बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल, सिंपल। तो आयंस भी है और रेडिकल भी है ना। अच्छा, हम कहें यदि NO3-1, NO3-1 नाइट्रेट था ना, तो ये हो गया आपका निगेटिव रेडिकल। बोलो क्या? निगेटिव रेडिकल या एसिडिक रेडिकल। ठीक है ना। तो पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल बोलते हैं इसे निगेटिव रेडिकल या एसिडिक रेडिकल ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, रेडिकल में सिंपल रेडिकल होगा या कंपाउंड रेडिकल होगा? तो सिंपल रेडिकल जिसे Na+Cl- वो भी रेडिकल है, ठीक है। तो रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है या सिंगल एटम का भी हो सकता है, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर लिख लो बल्कि अ सिंपल रेडिकल may be made up of one kind of atoms, one kind of atom, सिंपल रेडिकल बोलेंगे, है ना। ये वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। जैसे एग्जांपल देख लो आप, हम कहें यदि Mg+2 Cl-1 Na+1, ये सिंपल रेडिकल है ना। तो सिंपल रेडिकल जो है ये एक एटम का भी होगा, है ना। और अब कंपाउंड रेडिकल इसके बाद आता है अब कंपाउंड रेडिकल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे, है ना। अ कंपाउंड रेडिकल इज मेड अप ऑफ a compound radical is made up of two or more different kinds of atoms, है ना। different kinds of atoms, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, अ कंपाउंड रेडिकल, तो रेडिकल दो तरह का है। सिंपल रेडिकल मे बी मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जिसे Mg+2 Cl-1 ये सब है सिंपल रेडिकल। अ कंपाउंड रेडिकल इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, है ना। इसका एग्जांपल देख लो अब जरा, जिसे मैंने कहा NH4+, है ना, NO3-1 दिखाई दे रहा है ये? सुनील तो दिखाई दे रहा है ये? सल्फेट बोलते हैं, SO4-2 सल्फेट रेडिकल्स। तो रेडिकल्स जो है ना, कंपाउंड रेडिकल हो सकता है, इसमें टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। और सिंपल रेडिकल हो सकता है, इसमें एक ही तरह का एटम रहेगा, वन काइंड ऑफ एटम्स रहेगा, सिंपल। अब देखो जरा वैलेंसी है ना। द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom, the combining capacity of an atom or a radical
a radical. The combining capacity of an atom or a radical is called its valency. Is called its valency. Simple. The combining capacity of an atom or an radical is called its valency. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का कैसे मेजर करेंगे ना, याद रखना, इट इज मेजर्ड in terms of it is measured in terms of hydrogen or oxygen atoms. It is measured in terms of hydrogen, है ना, H और ऑक्सीजन एटम्स. in terms of, ऐसा लिखो आप, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम्स. सिंपल. हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम. तो रूल ये है ना कि वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स व्हिच विल कंबाइन विथ द एटम. ठीक, व्हिच विल कंबाइन विथ देम, है ना. याद रखो आप, ये लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं. द वैलेंसी ऑफ एन एटम or a radical. The valency of an atom or a radical is equal to the number of hydrogen atoms or double the number of oxygen atoms. Double the number of oxygen atoms which will combine with the atom or the radical. Simple. So the valency of an atom or a radical is equal to the number of hydrogen atoms, H atoms, number of H atoms equal to or double the number of oxygen atoms which will combine with the atom or the radical. Simple. इसको जरा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. लिख लो पहले, फिर समझा देता हूं मैं. कॉपी कर लो पहले फटाफट. कर लिया आपने? रब कर दूं मैं? प्लीज टेल मी. यस सर. इस एग्जांपल देख लो जरा. हम कहें भी इन HCN, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड. क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड नाम इसका हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड. हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं सब सीखेंगे इसमें, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में. इन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना. आपको निकालना है वैलेंसी क्लोरीन का. निकालना क्या है? वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, इसे बोलते हैं क्लोरीन. कितना होगा? देखो, 1 एटम क्लोरीन कितने एटम हाइड्रोजन से कंबाइन किया है? क्लोरीन का 1 एटम हाइड्रोजन कितने एटम से कंबाइन किया है? कितने एटम हाइड्रोजन इसमें है प्रेजेंट? एक है. तो 1 एटम क्लोरीन कंबाइंस इन विथ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जितने से कंबाइन करेगा उतना ही वैलेंसी होगा. तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा? 1. ठीक है ना. बताया था आपको ना कि वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स is equal to number of hydrogen atoms with which it combines or 2 times double the number of oxygen atoms with which it combines. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का केस है
तो 1 हाइड्रोजन एटम से क्लोरीन कंबाइन किया तो वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। सिंपल, ठीक है, आए समझ में? बोलो। सिमिलरली देखो जरा, इन अमोनिया NH3, नाम क्या है? अमोनिया कहते हैं, अमोनिया, ठीक है। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन, नाम क्या इसका है? नाइट्रोजन, N हो गया नाइट्रोजन, ये कितना होगा बोलो? इसमें तो एक इसमें कितना है? H मतलब इसमें 3 है सर, हाँ, वैलेंसी क्या होगा? 3। ठीक है, यहाँ पे 1 एटम नाइट्रोजन 3 एटम हाइड्रोजन से कंबाइन किया है, तो वैलेंसी क्या होगा? 3 होगा। ऐसा समझ में? वैलेंसी क्या होगा? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। सिंपल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ विच द एटम कंबाइंस, बात खत्म हो गया। अच्छा बताओ जरा, ठीक है, ऐसे ही CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। वैलेंसी ऑफ कार्बन, इसे क्या बोलते हैं? कार्बन। कितना होगा बताओ? है 4, because 1 atom of carbon combines with 4 atom of hydrogen to form a molecule of methane. सिंपल। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा वही इसकी वैलेंसी है। 1 हाइड्रोजन एटम का यूनिट 1 मान लेते हैं, तो 4 से किया तो 4 यूनिट, तो वैलेंसी हो गया 4। सिंपल, कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा देखो, इन CO2, नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होगा बताओ? कितना होगा? आपको रूल अभी अभी तो लिखवाए हैं रूल आपको हम, कि वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ व्हिच इट विल कंबाइन। तो हाइड्रोजन एटम के नंबर के इक्वल होगा, ऑक्सीजन के नंबर के डबल होगा। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन का वैलेंसी मानते हैं 1 यूनिट, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना मानते हैं? 2 यूनिट्स। तो इसका वैलेंसी क्या होगा तब? कार्बन का 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। और समझ में आया? कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी होगी? 4। देखो यहाँ पर वैलेंसी 4 है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी हम लेते हैं 1 यूनिट, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ले लिया वैलेंसी, है ना, 4 × 1। लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ जो एटम्स है ना, उसका डबल हम लेते हैं वैलेंसी, है ना। माने कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग विद कार्बन एटम क्या है? 2 है, तो वैलेंसी होगा 2 × 2 माने 4। ऐसा समझ में? ठीक है, समझ में आया? फिर बताओ जरा ऐसे ही, इन H2O, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बताओ? कितना होगा? चलो बताओ तो तुम लोग, कितना होगा? सारा कितना होगा बैलेंस बताओ? बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? देखो, एक ऑक्सीजन से कंबाइन किया है तो 2 वैलेंसी हुआ, लेकिन 2 एटम्स है तो 2 एटम्स का वैलेंसी 2 हुआ, तो एक का कितना? 1 का कितना होगा? 1 होगा। आप समझ में आया? ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ 2 है, तो 2 यूनिट वैलेंसी यहाँ पर हुआ। लेकिन हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन H2O है, तो 2 एटम्स हाइड्रोजन है ना, तो 2 एटम्स के लिए वैलेंसी 2 हुआ, 1 का कितना होगा? 1। समझ गया? क्लियर है? ठीक है। और इसी रूल से ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? 2, क्योंकि 1 एटम 2 एटम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो 1 एटम हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिट और 2 के लिए 2 यूनिट, तो वैलेंसी ऑक्सीजन का हो गया 2। सिंपल। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हो गया, तो एक ऑक्सीजन है तो 2 यूनिट वैलेंसी ले लिया हमने, लेकिन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का वैलेंसी हो गया 2, तो 1 का क्या होगा? 1। ऐसा में H2O है ना, तो ये पूरे का वैलेंसी होगा कितना? 2। तो ईच का हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी क्या होगा? 1। 2 के लिए ना 2 हुआ, तो ईच का कितना होगा? ईच माने वो एक एक का कितना होगा? समझाया? क्लियर है? बोलो।
कॉपी कर लो इसे फटाफट, अब करेंगे, बी फास्ट प्लीज। हाँ तो ये सब साफ साफ एक जगह लिख रहा, वैलेंसी ऑफ सल्फर इन SO3, क्या नाम है इसका, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड कितना होगा बताओ। ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो 2 यूनिट वैलेंसी आप ऐड करोगे, समझ गए। तो यहाँ पर 1 सल्फर एटम से कितना हाइड्रोजन एटम कंबाइन, ऑक्सीजन कंबाइन किया है बताओ। SO3 में कितना कितना कंबाइन किया है, ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया, ईच एटम ऑफ सल्फर से 1 एटम से 3 कंबाइन किया। 3 ऑक्सीजन एटम 1 सल्फर से कंबाइन करता है, ठीक है। तो 3 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा वैलेंसी, 6 हो जाएगा। समझा गया, टेल मी, ठीक है। यस सर। तो बताओ यहाँ पर सल्फर का वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। अब क्लियर हो गया ना, ठीक है। क्योंकि 1 एटम सल्फर कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 एटम हाइड्रोजन के लिए 2 डबल कर देते हैं, नंबर ऑफ, माने वैलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑक्सीजन एटम का 2 टाइम्स, ठीक है। जो ईच एटम से कंबाइन करेगा, 1 एटम से कंबाइन करेगा, तो 1 एटम सल्फर कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वैलेंसी क्या होगा, 2 का डबल, 2 into 2 4। अब क्लियर हुआ, बोलो सारा, क्लियर है। अब बताओ तो जरा सारा, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है बताओ तो, इसमें नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, 4। यस, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसका डबल कर देंगे, तो समझ गया वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब देखो जरा, एक टर्म है वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, ये क्या है, वेरिएबल वैलेंसी है ना, वेरिएबल वैलेंसी है ना। देखो, सम एलिमेंट्स, लिखो नहीं समझ लो सिर्फ, सम एलिमेंट्स differ in their capacity to combine with other elements depending on the nature of the reaction, है ना। वो नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि किसी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे हायर क्लास में। अभी देखो जरा कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, और आप इतना ही लिख लो खाली कि सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, है ना। अच्छा, जब वेरिएबल वैलेंसी होगा ना, तो जो लोअर वैलेंसी होगा वहां ऑफ लगाते हैं और हायर में इक लगाते हैं, याद रहेगा। द रेडिकल विथ, हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, द रेडिकल विथ लोअर वैलेंसी, इसे अस कहते हैं, क्या बोलते हैं, अस, लास्ट में ऑफ लगेगा उसके, है ना। अस याद रहेगा, अस, OUS, अस। बताएंगे, व्हाइल वन विथ हायर वैलेंसी, हायर वैलेंसी is designated by इक, सीधे देखो ना, वैलेंसी बाई इक, बाई लास्ट में यहां इक लगा दोगे आप, सफिक्स लगता है लग, जिसे वैसे इक लगा देंगे, इक। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, जैसे आयरन है ना, आयरन, इसका सिंबल क्या होता है, Fe, सिंबल होता है Fe, है ना, ठीक है। फेरम कहते हैं, हम इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, सिंबल्स के नाम, नेमिंग कैसे होता है। तो यदि मान लो इसका वैलेंसी 2 है, एक वैलेंसी है Fe+2, एक और वैलेंसी शो करता है Fe+3, ठीक है। तो इसमें लोअर वैलेंसी कौन है, ऊपर वाला, हायर कौन है, नीचे वाला, है ना। तो ये कहलाता है फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस,
ऑफ लग गया, इसे बोलते हैं फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। हाँ, हायर वाले को इक और लोअर वाले को अस, तो फेरस और फेरी। तो इसका वैलेंसी दो हो गया, 2 वैलेंसी हो गया, इसमें डिफरेंट वैलेंसी हुआ ना, ये वेरिएबल वैलेंसी है ना। जैसे इसका 2 वैलेंसी यूज हुआ है, ध्यान दो जरा, फेरिक क्लोराइड हम कहते हैं। देखो जरा यहां पर, इसके साथ लिख लोगे आप, इसे FeCl2, यहां +2 वैलेंसी यूज हुआ है, इसका नाम होगा फेरस क्लोराइड। क्या होगा? फेरस क्लोराइड हो गया, ठीक है। और यहां पे Fe+3 जहां यूज होगा, FeCl3 है, बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? फेरिक क्लोराइड। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो लोअर वैलेंसी में ऑफ लगाता है और हायर में इग लगता है, तो फेरस क्लोराइड FeCl2 वैलेंसी 2 यूज हुआ है यहाँ। अब वैलेंसी 3 यहाँ यूज हुआ है, तो बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। सिंपल, फेरिक क्लोराइड हो गया। ये हम सोचे थे कि 4th चैप्टर से करेंगे, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना, तो इस यहीं से स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया। ये चैप्टर तो 3rd चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा आपको अब तक, तो समझ गए आप लोग, इसे कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, रख कर देना। अब देखो जरा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। ऐसे ही अर्जेंटस, अर्जेंटिक, ऑरस, ऑरिक, बहुत सारा है, प्लेटिनस, प्लेटिनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, मैग्नस, मैग्निक, बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा बाद में आपको, है ना। इस हम लेते हैं, मान लो क्यूपरस, क्यूपरस है ना, क्यूपरस जो है कॉपर के लिए आता है ना, क्यूपरस। और क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, क्यूपरस और क्यूप्रिक। क्यूपरस हो गया Cu+1 सिंपल, और क्यूप्रिक हो गया Cu+2 सिंपल, ठीक है। इस हम कहे दी क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड, फार्मूला इसका हो गया CuCl या Cu2Cl2 सिंपल, Cu2Cl2 है ना। इसका वैलेंसी 1 यूज हुआ है। अब क्लोरीन का भी 1 होता है, 1 1, ठीक है ये। अच्छा, हम कहें क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड है ना, ये होगा CuCl2। यहां पर यूज हुआ है +2 वैलेंसी इसका, समझ गए। तो जहां +1 वैलेंसी यूज हुआ वो क्यूपरस कहलाया, अब +2 वैलेंसी हायर वैलेंसी क्यूप्रिक होगा। ये समझ में आ गया आपको। अब रीजन अब ये है कि रीजन फॉर एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसी, क्यों वेरिएबल वैलेंसी ये शो करता है ना। तो आप इधर समझ लो, रीजन क्या है वेरिएबल वैलेंसी का, है ना। आप जानते हो, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। एटम्स में देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस भी कहते हो आप। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ, इसे आप ऑर्बिट्स कहते हो या सेल्स कहते हो, है ना। क्या हुआ, तो ये इस तरह से मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल कहते हैं इसे। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट हुआ, वैलेंस शेल। इसके इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इसी सेल में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, हो गया। कभी कभार कोई एटम ऐसा होता है कि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कहीं पेनल्टीमेट सेल कहते हैं वैलेंस के जस्ट पहले वाले सेल को, तो पेनल्टीमेट सेल से भी लूज कर सकता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक वैलेंसी शो किया, अब फिर पेनल्टीमेट सेल से भी लूज करेगा, तो फिर दोबारा वैलेंसी शो करेगा ना, इसलिए शो करता है वेरिएबल वैलेंसी। क्लियर होगी बात, ठीक है। रीजन समझ गए। An atom of an element can sometimes lose more electrons than present in the valence shell, that is lose from penultimate shell and hence exhibit more than one valency. इसे बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्लियर हो गया ना। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे हर क्लास में, है ना। तुमको उतना डेप्थ पढ़ना नहीं है, तो ये समझ गया आप इसे। अब इसके बाद इतना पूछेंगे आपसे, याद रहेगा अगले क्लास में, तैयार हो रहना, साफ साफ लिखा रहेगा
हमको दिखाओगे, हम बोलेंगे ऑनलाइन क्लास में भी व्हाट्सएप से चेक करेंगे कहाँ लिखे हुआ, फेयर करके लिख लेना, याद कर लेना। इसके बाद आपको सिंबल देंगे याद करने का। प्लीज समझ लो आप, एटम्स एंड मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे लिए है, जो बैकबोन है फ्यूचर के स्टडी का। यदि ये चैप्टर अच्छे से आप समझ गए तो केमिस्ट्री का एबीसीडी यहाँ से स्टार्ट होता है, समझ गए ना। यदि ये समझ में आ गया, अच्छे से तैयार कर लिए, कुछ रटना होगा, एक बार रट जाओगे ना तो फिर पूरी जिंदगी रटने का काम आसान हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसे याद करना होगा, वर्क करना होगा, तैयार रहना अगले बार, है ना। और फिर रिपीट कर देते हैं, कुछ क्लासेज बढ़ाएंगे, कुछ क्लास ज्यादा देना होगा, क्योंकि आपको हमको पढ़ाना था सिर्फ सेकंड टर्म का पोर्शन, आपको फर्स्ट टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो एबीसीडी कर